नमस्कार, मैं हूं ग्रेसी पांडे और आप सुन रहे हैं रेडियो LPCPS जनगण का मन। और प्रोग्राम चल रहा है आपका नज़रिया एक कहानी, जिसमें हम आपकी हर दिन मुलाकात करवाते हैं कई नामचीन हस्तियों से। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि श्री, जो कि ABP न्यूज़ की एक्स जर्नलिस्ट रही हैं। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका इंटरव्यू लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो इंस्ट्रक्टर मिस जिमी सिंह मैम। मैम, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ यूं ही बने रहे और हमारे साथ इस प्रोग्राम को अंत तक सुने। थैंक यू। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमें आपने आज वक्त दिया और आप हमारे रेडियो LPCPS में आज इस वक्त मौजूद हैं। वाकई में थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया मैम। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं संक्षिप्त में आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगी। थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपकी एजुकेशन कैसे कैसे रही। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम निधि श्री है। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से आती हूँ। शुरुआती पढ़ाई मेरी सीतामढ़ी से हुई है, फिर मुजफ्फरपुर में मैंने पढ़ाई की अप टू +2 जी। उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में, फिर मास्टर्स किया वहीं मास कम्युनिकेशन में। और जब मैं 2016 में मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर में थी, तभी ABP न्यूज़ आई वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए जी। और मेरा फिर सिलेक्शन हुआ ABP न्यूज़ में। फिर शुरुआत के 1 साल हमारी ट्रेनिंग हुई ABP न्यूज़ में ही। और चूँकि मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ अपने संस्थान का, तो मैं बताऊँ कि वो उन चुनिंदा संस्थानों में है जहाँ पर मतलब मुझे सिखाया गया 1 साल बाकायदा बताओ ट्रेनिंग, और इसके मुझे पैसे मिले, सैलरी मिलती थी, हमारी हायरिंग हुई थी वहाँ जी। और उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा चयन रिपोर्टिंग टीम में हुआ और मैं बीते लगभग 9.5 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, और उसी संस्थान के साथ जहाँ पर मैंने शुरुआत की है, जहाँ से जी। तो दैट्स हाउ माय स्टोरी, और मतलब दैट्स हाउ माय स्टोरी इज़। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मैं उन शहरों में से आती हूँ, उन छोटे शहरों में से आती हूँ जहाँ पर लोग आज भी पत्रकारिता के अलग अलग आयामों के बारे में नहीं जानते। उनके लिए लगता है कि ये बहुत स्ट्रगलिंग होगा, बिल्कुल, और इस तरह की चीज़ें हैं। स्ट्रगल है, लेकिन मतलब छोटे शहर से आना जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, या लड़कियाँ इस तरह सोचती नहीं हैं कि वो इस फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो वहाँ से मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया है। तो ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। शुक्रिया। छोटे शहर का ये सितारा आज हमारे बीच मौजूद है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैम, प्रोग्राम जैसा कि है आपका नज़रिया एक कहानी, तो बेसिकली आज सिर्फ आपके नज़रिए की बात करेंगे। आप अपनी आंखों से दुनिया कैसे देख रही हैं, क्या नज़रिया है आपका, क्या कहानी है आपकी, सिर्फ ये जानने की कोशिश है मेरी। सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस पे पूरी एक किताब, बहुत किताबें लिखी जा सकती हैं, बट आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि ज़िंदगी को आप क्या समझती हैं, ज़िंदगी क्या है? तो मैं बहुत पोएटिक होकर अगर आपको ना बताऊं तो ज़िंदगी जीने का या देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है। और जो मैंने अभी तक ज़िंदगी को जिया है, या जिस तरह से मैं देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि ज़िंदगी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको पहली और आखिरी बार मिलती है कहानियाँ कहने के लिए जी, सुनने के लिए, देखने के लिए। जो पीछे छूट गया वो छूट गया, आगे बढ़ना है, और हर दिन ऐसे बढ़ना है जैसे कल नहीं आएगा दोबारा। वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो 2 ही चीज़ों में उलझ के रह जाती है, या फिर फ्यूचर की हम तैयारियां कर रहे होते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इतनी सेविंग कर लें, हमें अपना फ्यूचर देखना है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, या फिर पास्ट में क्या खो दिया और क्या पाया, इसमें उलझ के रह जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन ऐसा सोच रही है। हम और आप अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे पेरेंट्स ने इसी तरह से जीवन को जिया है। मतलब शादी हो गई तो फैमिलीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ फिर उस हिसाब से बदल जाती हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि ठहराव तो ज़रूरी है, और कहते हैं कि जब तक ठहराव नहीं आएगा तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या खोया, क्या पाया, किस तरह आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। चेंजेस कांस्टेंट ये कहा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन में एक बार रुके, सांस ले, थोड़ा थम के देखे कि आसपास क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल।
आते हैं अगले सवाल पे मैम। ज़िंदगी की बात कर रहे हैं और क्योंकि इंसान का जन्म मिला है हमें, तो इंसानों की बात कर लेते हैं। हमें लगता है कि इंसान का जो जन्म मिला है उसमें आपको कुछ आपके अंदर हो ना हो, इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप इंसान हैं। अगर इंसानियत को थोड़ा सा साइड में रख दें हम, हालांकि इंसानियत भी आजकल हर जगह गिरती हुई, थोड़ा सा समिटती हुई नज़र आ रही है। कभी हमें सड़कों पे निकलते हैं तो लोग 4 पहिया गाड़ी लेकर किसी कुत्ते को कुचल देते हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं छोटे चीज़ों में भी इंसानियत डूबती हुई नज़र आ रही है। बट अभी फ़िलहाल अगर इंसानियत को साइड में रख के हम बात करें, आपके नज़रिए से एक इंसान के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसको इंसान बनाती है? तो जैसे कि आपने कहा कि इंसानियत इन दिनों मतलब लोगों की खत्म मरती जा रही है, तो ह्यूमैनिटी तो सबसे पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जिंदा तभी हैं, वरना आप एक लाश है। काम हम सब कर ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हम्बल होना, विनम्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैंने उन लोगों को देखा है जो मतलब बहुत ऊंचे ओहदे पे चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ होती है जो उनको ग्राउंडेड बनाए रखती है, विनम्रता। आप कहाँ से हैं, आपका रूट क्या है, आपको हमेशा अपने बेसिक्स पता होनी चाहिए, और तभी आप जीवन में अगला आयाम क्या होगा इसके बारे में बेहतर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। जी, ग्राउंडेड होना इंसान को बहुत मुझे लगता है कि ज़रूरी है आज की तारीख में। यानी आपके नज़रिए से इंसान तभी इंसान है जब वो हम्बल हो। वो उसकी उम्र क्या है वो डजंट मैटर, बट वो हम्बल हो। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हम्बल, ह्यूमैनिटी के साथ साथ अगर आपके अंदर विनम्रता है तो वो बेहतरीन है। अब आते हैं अगले सवाल पे मैम। अभी उम्र की बात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें जो हैं वो हमें समझदार बना देती हैं। एक हालात जो हैं, कहते हैं कि बचपन से अगर किसी इंसान ने बहुत कुछ देख लिया है तो भी वो बहुत समझदार हो जाता है, या फिर उम्र के साथ तो तजुर्बे, एक्सपीरियंस ये इंसान को समझदार बना देते हैं। आप क्या मानती हैं कि हालात इंसान को समझदार ज़्यादा बनाते हैं या उम्र, तजुर्बा, एक्सपीरियंस? तो ये तीनों मुझे लगता है इंटरलिंक्ड है। अगर आप मुझसे कहेंगी, ये सवाल पूछेंगी, तो तजुर्बा ज़रूरी है जीवन में। तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखाता है। कई बार इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या, जो इस तरीके के हालात में रहा नहीं हो, जिसके लिए मतलब एडवर्स सिचुएशन नहीं आया हो, तो इसका मतलब उसने कुछ सीखा नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है उम्र के साथ साथ तजुर्बा आपको सिखाता है, और कई बार इस तरह के हालातों का आपको सामना तभी करना पड़ता है। आप दोनों ही सिचुएशन में तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें जीवन में ज़रूरी है। एक चीज़ हमने देखी है, बहुत ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है, लेकिन जितनी भी उम्र है उसमें कई सारे सवाल हैं जो कभी कभी जहन में आते हैं। लोग मिलते हैं तो मैं पूछती रहती हूँ, और मेरा ये मानना है, कई लोगों से मैंने सुना है कि बाबा के साथ बैठो, दादी के साथ बैठो। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कहते हैं कि आपको उनका एक्सपीरियंस आपको अच्छा बताएगा। एक बार टेस्ट में हम फेल हुए तो मैंने कहा कि अरे बाबा, किस्मत में नहीं था तो नंबर नहीं मिला। तो बाबा ने कहा कि तुमने मेहनत नहीं की थी इसलिए नंबर नहीं मिला। तो कई बार होता है कि हमें जब ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसको डेस्टिनी, किस्मत पे डाल देते हैं, और जब मिलती है तो हम कहते हैं मेरी मेहनत थी तो हमें मिली। आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी वाकई में एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो किस हद तक करती है? मैं पूरी तरह तो नकार नहीं सकती डेस्टिनी को। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जब मैं खुद कहती हूँ कि शायद किस्मत में नहीं लिखा होगा इस तरह की चीज़ें। पर अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछेंगी जिमी, तो मैं कहूँगी कि मैं कर्मा में विश्वास रखती हूँ। वाह। मेरा ये मानना है कि आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, अगर इसको ब्लैक एंड वाइट में मैं तौलूँ तो आपको उसका किया हुआ मिलेगा। और मेरी अभी तक की जो उम्र है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये महसूस किया है निजी तौर पर, जो मैंने जिस तरह के काम किए हैं मुझे उसी तरीके से पे बैक मिला है। तो मैं विश्वास रखती हूँ कर्मा में। और अगर आप मतलब, मैं न सिर्फ विश्वास रखती हूँ बल्कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी ये पता है। मैंने घर में भी एक बड़ी सी तस्वीर डाल के रखी है जिसमें कर्मा लिखा है एंड नीचे लिखा है आई हियर यू। तो मुझे लगता है कि कर्मा देख रहा है, सुन रहा है। मुझे एक लाइन इसी पे याद आ रही है कि पहले तो मतलब जब तक अभी 2 साल पहले की बात है, मेरी सोच यहाँ तक थी कि जो हाथों में लिखा होगा वही मिलेगा। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये आया कि तकदीर, डेस्टिनी तो उनके भी है जिनके हाथ नहीं है। फिर जाके मम्मी ने ये बताया कि आपके कर्म के हिसाब से आपकी लकीरें भी बदल जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं आज, आप क्या कर रहे हैं उससे आपका कल बदल रहा है।
तो फाइनली हम इसी पे आए आखिरी में, जैसा कि आपने कहा कि हम आज कर क्या रहे हैं, कर्मा इज एवरीवेयर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, आप में ये क्षमता है कि आप अपनी तकदीर लिख सकते हैं। बिल्कुल। मेरी, जैसे पहले हमने कहा कि जिंदगी एक कहानी की तरह, इसका नया पन्ना क्या होगा, कैसे होगा, बहुत हद तक आप ये तय कर सकते हैं कि आपका अगला दिन, आपका आज, आपका अभी कैसा होगा, ये आप तय कर सकते हैं। वाओ, आपने कहा जिंदगी एक किताब है, जिंदगी एक पन्ना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको ये मौका मिले कि आप जिंदगी पे अपनी खुद की ज़िंदगी पे एक किताब लिखना चाहें, तो उस किताब का शीर्षक क्या होगा, और अपनी उस ज़िंदगी की किताब में आप किन ज़िंदगी के कौन से इंसिडेंट को आप इंक्लूड करना चाहेंगी? मेरे जीवन में कई इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं जिसको मैं जिक्र करना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैंने जितनी ज़िंदगी जी है उससे आधी और ज़िंदगी मुझे जीनी है, उसके बाद ही मैं अगर मेरे जीवन के ऊपर कोई कहानी लिखी जाएगी या कोई किताब लिखी जाएगी या मैं खुद ही लिखूंगी, तो उसका शीर्षक क्या होगा ये मैं तय करूँ। लेकिन अगर अभी आप मुझसे पूछेंगी तो शायद मैं ये कहूँगी कि अगर आज मैं किताब लिखूँ तो शायद उसका नाम अनफिनिश्ड होगा। ओह वाह। कहते हैं मैम कि जो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत है। अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे, ज़िंदगी क्या है, इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, आते हैं अब थोड़ा सा अलग और बात करते हैं कि आपका जो बचपन गुजरा, बचपन का कोई हमें ऐसा इंसिडेंट बताइए। कहते हैं कि ज़िंदगी का हर उम्र, हर एक एज बहुत खूबसूरत होती है, बट बचपन सबसे खूबसूरत होता है। एक शायद पोएम भी है कि कहाँ गई वो बचपन की कश्ती, कोई लौटा दे, इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि आपके बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिसको आप जब भी याद करती हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? बचपन की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मतलब मुझे अभी भी बिल्कुल तरोताज़ा है मेरे दिमाग में, और मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाना भी बहुत पसंद है। एक किस्सा है, पता नहीं ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं जिस जगह से आती हूँ सीतामढ़ी, वहाँ अक्सर बाढ़ आती थी बहुत ज़्यादा। मतलब ज़रा सी बारिश हुई, चूँकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो बाढ़ बहुत आती थी। तो एक बार याद है मुझे कि हम लोग छोटे थे और मेरे स्कूल में पानी आ गया था। मैं सो के उठी और मैं मतलब बेड पर सो रही हूँ और नीचे पूरा पानी है। तो हम लोगों को फिर कहा गया कि घर छोड़ के पड़ोस में थोड़ी दूरी पर मेरी बुआ रहती थी, हमारे यहाँ मैथिली में पीसी बोलते हैं बुआ को जी। तो मैं उनके यहाँ चली गई और जब मैं वहाँ से लौट के आई तो मैंने देखा कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं थी कि वो बाढ़ में किसी और के घर जा सकते हैं या उस तरह की चीज़ें। तो ये फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपके पास ये सुविधा थी तो आप वहाँ गई, लेकिन बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके पास ये सुविधा नहीं है। तो अगली बार मैंने भी कहा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, यही मेरा घर है। दूसरा मुझे इंसिडेंट याद है, ये बचपन का नहीं है, ये अभी पत्रकारिता के दौरान की है कि मैं बाढ़ के लिए ही रिपोर्टिंग कर रही थी। मुजफ्फरपुर ज़िले में थी और रात का समय था, तकरीबन 12 बज रहे होंगे, और मैं नेशनल हाईवे वहाँ है, दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच में नेशनल हाईवे है, और वहाँ पर मैंने देखा कि डिवाइडर पर लोग सो रहे हैं। और डिवाइडर पर न सिर्फ सो रहे हैं क्योंकि वो निचले इलाके में उनका घर है, वो कहाँ जाएंगे। मुझे फिर वो ट्रॉमा हिट किया कि ये कैसे रह रहे हैं। तो जब मैं उनके पास गई, वहाँ पर बच्चे पेरेंट्स जो सड़क पर हैं, तंबू गाड़ करके, चूँकि प्रशासन ने उनके लिए सुविधा दी थी, और मैं एक स्टोरी कर रही थी कि बाढ़ में इनकी कहानी ये कैसे रहते होंगे। तो मैंने देखा कि एक महिला है, वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाई है वहाँ पर। तो मैंने पूछा कि क्या बनाया है, तो उन्होंने बताया कि दिन में प्रशासन ने जो मदद मुहैया कराई थी वो खाना तो ख़त्म हो गया, अभी बच्चे रात को रो रहे हैं, तो उनके लिए सब्ज़ी और रोटी बनाया था वहाँ पर। मैंने वो खाना खाया कि वो कहाँ कैसा है। आप अगर आमतौर पर हम आपके पास सुविधा है तो हम आरओ का पानी पी लेते हैं, साफ पानी पीते हैं, हाइजीनिक खाना प्रेफर करते हैं। मैंने वो खाना सिर्फ इसलिए खाया ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि मेरी वो बचपन की दोस्त कैसे वहाँ रह रही होगी बाढ़ में। वो भी तो उसी तरीके का जीवन जी रही होगी ना, उसके पास तो वो था नहीं कि वो किसी के घर जा सके, वो बाढ़ के दिनों में अपने आप को महफूज कर सके, वो उसी तरीके से उसने जिया होगा। मैंने वो खाना खाया, मैंने वो महसूस किया कि कैसे ये लोग रहते हैं। आप कहानियाँ तो कहते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। जैसे मैं पत्रकार हूँ, मैं कहानी कह दूँगी, चली जाऊँगी, मेरी कहानी
मुझे उस दिन के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने उस पल सोचा कि मैं उनको जी करके देखती हूँ, एंड आई ट्राइड इट वॉज अ नेशनल टेलीविज़न कि मैंने वो खाना खाया और मैंने ये महसूस किया। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ वो महसूस करने के लिए कि वो कैसे रहते हैं। जी, तो मुझे आपने जितनी भी अभी बातें बताई, मुझे वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इस वक्त इमोशनल हूँ आपकी बातें सुन के। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसी जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि लोगों से इतना कनेक्ट होकर लोगों की चीज़ों को फील करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, और लगातार आपसे जो बातें कर रहे हैं उसके दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का हमारा पॉडकास्ट सबसे अच्छा है। बहुत अच्छी आपसे बातें रही हैं। अगला जो मेरा आपसे सवाल ये है कि कहते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हमें अभी मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, जैसे बहुत सारी प्रथा ऐसी थी, बहुत सारी परंपरा ऐसी थी जो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, छोड़ते चले गए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल रही हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप प्लीज़ हमें एक कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपको लग रहा है कि ये जो परंपरा थी, ये जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, अब हमसे छूट गई, नहीं होना चाहिए था ऐसा, वो गलत हुआ। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये आई है तो बहुत अच्छा है, आगे की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो परंपराओं को लेकर मेरे विचार थोड़े अलग हैं जी। मेरा ये मानना है कि कई ऐसी परंपराएं हैं जिसमें जो रूट्स के बारे में तो बताती है, लेकिन बहुत हद तक मैं ये मानती हूँ कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो टूट गई, जो छूट गई। उनको वो इसलिए छूट गई क्योंकि उसमें बहुत सारी बाध्यताएं थी जी। लेट्स से कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर मैं जिस मिथिलांचल से आती हूँ बिहार के, वहाँ पर कुछ इस तरीके के फेस्टिवल्स हैं जो एक सर्टेन जेंडर को जोड़ते हुए इस तरीके के फेस्टिवल्स होते थे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी परंपराएं जो छूट गई। हालांकि मैं उसको दूसरे तरीके से देखूं तो जिन इस तरीके के फेस्टिवल्स को बनाए गए एक समय में, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने कल्चर, अपने रूट्स से जुड़े रहें। तो आज की तारीख में जैसे आपने बताया कि आपने अपनी दादी दादा इन सब से कहानियाँ सुनी हैं, तो मैं इस चीज़ को आज भी मानती हूँ। और मैं एक छोटी सी बच्ची को पेरेंटिंग कर रही हूँ, तो मैं उसको उसी जिस तरीके से मैंने कहानियाँ सुनी हैं यूट्यूब के दौर में, मोबाइल के दौर में, जब आप बच्चों को मोबाइल लगा करके सुना सकते हैं कहानियाँ, मैं उसको वही कहानियाँ सुनाती हूँ जो मैंने मेरी दादी से सुनी है, मैंने मेरी नानी से जो कहानियाँ सुनी हैं, ताकि उसमें एक मैं मोरल लेसन भी दे सकूँ और मैं अपने भी बचपन को रिवाइव कर सकूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को आप जितने, तो मेरे लिए वो परंपरा है जो मुझे अच्छा लगता है नए जनरेशन को बताना, कि इंस्टाग्राम के दौर में मैं बच्चों को दादी नानी की कहानियाँ सुना रही हूँ। वाह। अगला सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि कहते हैं ना कि सामने नज़ारे क्या हैं, नज़रिए, आपका नज़रिया कैसा है, इससे नज़ारे सामने के बदल जाते हैं। तो बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपकी सोच कितनी मैटर करती है, आपकी सोच जैसी होती है आपको ज़िंदगी वैसी ही दिखती है। आपका क्या कहना है, आपका क्या नज़रिया है कि सोच हमारे लिए, हमारी कितनी अहमियत रखती है ज़िंदगी को लेकर, हमारे सक्सेस को लेकर? सोच, देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सोच बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप किस तरीके की आपकी अपब्रिंगिंग है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहे हैं, जिस तरीके के लेसन्स आपने लर्न किया है, आपकी उसी को लेकर के उस पर बेस्ड आपकी सोच होगी। हाँ, ये तब तक है जब तक आप एक सर्टेन जगह पर है, सर्टेन एनवायरनमेंट में। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको हर दिन इवॉल्व होना है, हर दिन इवॉल्व होना है। जैसे आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अ रिपोर्टर इज़ अलाइव टिल हिज लास्ट स्टोरी जी। तो आखिरी कहानी जो अगर मैंने कल कहा है और आज अगर मैंने नहीं कही है तो आज मैं मर चुकी हूँ। तो हर दिन आपको कहानी कहनी है और हर दिन इवॉल्व होना है। बिल्कुल संभव है कि कल जिस तरीके का मेरा थॉट प्रोसेस रहा होगा, आज अगर मैं आज सुबह उठी हूँ तो मुझे लगेगा कि हो सकता है कल जो मैंने सोचा था वो शायद गलत सोचा था। तो मैं हर दिन खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और मेरा ये मानना है कि नज़र से बड़ा नज़रिया होता है। वाह। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं हम मैम, और आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि आप अभी यहाँ पे आई, हमारे संस्थान में आप आई, आज का आपका दिन LPCPS से आप एंटर की, आपको अभी तक का जो यहाँ पे चीज़ें आपको दिखी, खासकर हमारा LPCPS रेडियो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारे लिसनर को कोई संदेश देना चाहेंगी? आपके जीवन का लाइफ मंत्रा क्या है? तो प्लीज़ हमें बताएं।
तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कुछ सवालों में कि डेस्टिनी, तो ये आज का दिन यहाँ आना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, इस तरह से बातें करना, ये डेस्टिनी ही है और ये खूबसूरत डेस्टिनी है, संयोग मैं कहूँगी इसको। और मुझे बहुत मज़ा आया और ये मेरा पहला अनुभव है कि मैं इस तरह आपसे रेडियो के माध्यम से बातचीत कर रही हूँ। मुझे आदत है टेलीविज़न पे रिप्रेजेंट करने की, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह की चीज़ों को, रेडियो को विशेष तौर पर हम रिवाइव कर रहे हैं नए क्रिएटिव तरीके से, तो ये बहुत ही अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों से इंटरेक्ट किया तो मैंने देखा कि वो इम्प्रॉम्प्ट है और वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनको जो सामने दिख रहा है वो उस अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये अडेप्टिव स्किल है जो कि यहाँ संस्थान में संभव है उन बच्चों को पॉलिश किया हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है जी। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और थैंक यू सो मच आपका खास तौर पर। थैंक यू कि हमें आपने इतना कीमती वक्त दिया और वाकई में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मॉर्निंग में आप आने वाली हैं और आपसे इतनी अच्छी बातें होने वाली हैं। लिसनर आज आपको सुन रहे हैं, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम। फिर से उम्मीद होगी कि आप आएंगी और हमें अपना कीमती वक्त देंगी। विषय कुछ और होगा लेकिन आपकी आवाज़ को फिर से सुनेंगे हम। तो थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लिसनर्स, हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए और पूरे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपका नज़रिया एक कहानी, जिसमें हमारे साथ मौजूद थी हमारी आज की गेस्ट मिस निधिश्री मैम। वंस अगेन थैंक यू सो मच लिसनर्स। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए LPCPS रेडियो जनगण का मन।